26 मार्च 2009 के सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वाक़या है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुज़फ़्फ़रनगर, और मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला की के अंतर्गत एक ऑफिसर्स कॉलोनी होती है, जिसमें उस कॉलोनी के दो जो अधिकारी होते हैं, जिसमें एक ही होता है समाज कल्याण अधिकारी और एक क्लर्क के पद पे काम करने वाला अधिकारी होता है। ये दोनों जो ऑफिसर्स कॉलोनी होती है, उसमें जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसमें बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। और बैडमिंटन खेलने के टाइम पे जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो शॉट मारे जा रहे थे, हकीकत में बहुत लाजवाब शॉट होते हैं वो। लेकिन रिटर्निंग में जो क्लर्क होता है वो कोई भी शॉट नहीं मार रहा था, और ऐसे वो खेल रहा था कि जैसे वो विवश होकर खेल रहा हो, और शायद उसको जो बैडमिंटन का गेम होता है खेलना आता ही ना हो। लेकिन इसी बीच दो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचते हैं, और जब जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो शॉट लगाए जा रहे थे बैडमिंटन के, उन शॉटों की जो नज़ाकत होती है उसको देख के उनकी तारीफ़ करते हैं। और तारीफ़ करने के बाद में समाज कल्याण अधिकारी जो हैं वो हंसने लगते हैं, और हंसने के बाद में उन लोगों को शाबाशी देते हैं। लेकिन इतने में ही जो दो व्यक्ति आते हैं उसमें से एक व्यक्ति आता है, और जो व्यक्ति दो आते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो इशारा करता है, और उसके इशारा करते ही तकरीबन वहाँ पे फायरिंग होने लगती है। और तकरीबन 7 फायर होते हैं, जिसमें जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं वो सातों के सातों फायर उनको लगते हैं, जिसमें से एक गोली उनकी आँख पे लगती है जाके। इतने में ही उनकी जो आँख होती है वो निकल के बाहर गिर जाती है, और एक गोली उनके सीधे जबड़े में लगती है जाके, जिससे उनका आधा जबड़ा अंदर रह जाता है और आधा जबड़ा बाहर लटकने लगता है निकल के। इसके बाद में एक गोली उनके सर के अंदर समाहित हो जाती है, और एक गोली उनके सर को बिल्कुल टच करती हुई निकल जाती है। और एक जो गोली होती है उनके दाहिने हाथ पे लगती है, और एक फायर जो होता है उनके बाएं हाथ पे लगता है, और एक जो फायर होती है वो उनकी जो चेस्ट होता है, सीना होता है, उसको टच करती हुई निकल जाती है। और मौका वारदात पे भगदड़ मच जाती है। और इतने में जो ऑफिसर्स जो कॉलोनी है वहाँ पे रहने वाले जो ऑफिसर्स के परिवार होते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, वो सब एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के बाद में जो मौका वारदात को जो घटना देने वाले अपराधी हैं वो वहाँ से आराम से निकल जाते हैं, और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और जबकि मौका वारदात पे जो सीओ होते हैं और एसडीएम होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आती है, और उनमें ज़रा सी भी हिम्मत नहीं बचती है कि उन अपराधियों को पकड़ सकें, या जो पुलिस की टीम होती है उसको सूचित करके उनका पीछा कर सकें। लेकिन इसके बाद में जब ये सूचना उसके अधिकारी के घर वालों को पहुँचती है, तो उसके बाद में वहाँ से एक लड़का आता है, उसके परिवार के सदस्य आते हैं, और जो एक लड़का होता है वो रोते हुए कहता है कि हमारे भैया को बचा लो, हमारे दादा को बचा लो। लेकिन वहाँ पे जो भी व्यक्ति एकत्रित होते हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति ने ना ही एम्बुलेंस को कॉल किया, और ना ही पुलिस की जो टीम होती है उसको कॉल किया। हालांकि उसके बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा एम्बुलेंस के फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, और एम्बुलेंस में उनको बिठा के सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में जब उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, ऐसा सब देखने के बाद में जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो सीधे अपने हाथ खड़ा कर देती है, और हाथ खड़ा करने के बाद में फिर वो कहती है ये जो हायर मेडिकल सेंटर है वहाँ पे इनको ले जाओ। और फिर उसके बाद में उनके परिवार के सदस्य उनको हायर मेडिकल सेंटर जो होता है वहाँ पे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद में तकरीबन उनका 1 महीने तक इलाज चलता है। और इलाज चलने के बाद में 1 महीने के बाद में जब उनकी आँख खुलती है, हालांकि एक आँख तो उनकी पहले ही जब फायरिंग होती है तो उसमें आँख वो चली जाती है, आँख फायर लगने की वजह से आँख निकल के बाहर गिर जाती है। और जब वो उनको होश आता है 1 महीने के बाद में, तब वो कुछ ऐसी कहानी अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं, तो शायद आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके लिए मिसाल के तौर पे ये कहानी साबित होती है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य को गेटअप करने के लिए बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं।
और इस कहानी ने दरअसल ऐसा इतिहास रच दिया कि जिससे एक मिसाल कायम हो गई। और यह कहानी उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, और शायद आगे कुछ बचा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा वो कहते हैं। और इस ऑफिसर्स ने आगे जो कहानी बनाई या जो कहानी बनाकर इसने मिसाल पेश की, वो हकीकत में लोगों के लिए एक मिसाल बन के साबित हुई। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे दरअसल उस ऑफिसर्स के साथ में क्या होता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, उसका एक जिला है मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, उसका एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ की ये कहानी है। वहाँ का एक गांव होता है और वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रिंकू सिंह राही होता है। और वो बचपन से ही बहुत मेधावी होता है, पढ़ने में ही बहुत ही अच्छा होता है। और अपनी जो उसका पढ़ाई का काम होता है उसको बड़ी ही शिद्दत के साथ में करता है। और इंटर की पढ़ाई तो जो अलीगढ़ का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें अपनी पूरी करता है। लेकिन उसके बाद में जब उसकी जो पढ़ने की तल्लीनता होती है, जब वो टीचर्स के द्वारा देखी जाती है, तो टीचर्स के अंदर एक भावुकता जागृत हो जाती है कि शायद इनका जो एक छात्रवृत्ति का फॉर्म होता है वो अप्लाई कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर में इनकी जो स्टडी है वो कंप्लीट होती रही। और जाहिर सी बात है, जो रिंकू सिंह राही थे ये काफ़ी एक गरीब फैमिली से आते थे। तो जो टीचर्स होते हैं वो इनके लिए जो छात्रवृत्ति का फॉर्म होता है अप्लाई कर देते हैं, जिससे इनको छात्रवृत्ति भी मिलने लगती है। और इसके बाद में ये तैयारी करने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सॉरी ये इनका ये बीटेक की तैयारी करने के लिए सीधे बिहार जाते हैं। और बिहार जब ये बीटेक की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी छात्रवृत्ति का इनका जो फॉर्म होता है पहले से ही अप्लाई कर दिया जाता है और इनको अच्छा खासा पैसा भी छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाता है, जिससे इनकी पढ़ाई पूर्ण रूप से अग्रसर बनी रहती है। और इसके बाद में ये कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर रुकने के बाद में अपने गांव वापस आते हैं। लेकिन वापस आने के बाद में एक दिन अपने पिता के पास में बैठे होते हैं तो गांव के बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं। तो वहाँ पे इनकी लाइफ को लेके डिस्कस चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसमें से एक जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं इनके पिता से कि आप वृद्धावस्था जो पेंशन होती है उसके लिए अप्लाई क्यों ना कर दो। तो उनके जो पिता होते कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन जो है उसके लिए हमने कई बार अप्लाई किया और बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ के हमने हज़ारों चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और वहाँ के अधिकारी जो भी कुछ हैं गुमराह करके वापस भेज देते हैं। मैं परेशान होकर फिर इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ा। लेकिन ये बात जब रिंकू सिंह राही सुन रहे होते हैं तो ये बात उनके दिल में घर कर जाती है और उसी दिन ये अपने मन में ठान लेते हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करके एक अच्छा ऑफिसर बनना है, जिससे आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, खासकर जो छात्रवृत्ति की और जो समाज के वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके जो वृद्धावस्था पेंशन की जो समस्याएं हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे गरीब व्यक्तियों के लड़कियों की जो शादी के रूप में मिलने वाला अनुदान होता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। उसको लेके अपने मन में ये संकल्प शक्ति धारण कर लेते हैं और ये यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में इनका सिलेक्शन हो जाता है। ये सिलेक्शन हो जाता है 2009 में इनका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन इनका होता है तो इनको आईएएस की एक रैंक मिलती है, समाज कल्याण अधिकारी के तौर पे, ये जॉइंट अधिकारी के तौर पे इनका सिलेक्शन होता है। और इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर में होती है। तो दरअसल मुजफ्फरनगर में जब ये अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और उसी मैटर को लेके ये विचार विमर्श करते हैं, वहाँ पे रखी हुई फाइलों को खंगालते हैं, तो पता चलता है वहाँ करोड़ों रुपए के ऐसे घोटाले हुए हैं। और जिसमें चाहे वृद्धावस्था पेंशन को लेके हो, चाहे गरीब व्यक्तियों की जो लड़कियों के लिए शादी के अनुदान मिलता है उसको लेके हो, या छात्रवृत्ति संबंधी जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है
चाहे उसको लेके हो, तो इनके मन में एक भाव जागृत होता है। और जो भी इस भ्रष्टाचार रूपी काले कारनामे में व्यक्ति शामिल होते हैं, उनकी दर परतें खोला करते हैं, और उसके बाद में फिर इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, उस समय ये जो उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट होती है, और 2009 का ये वाक़या होता है। फिर इनका जो ट्रांसफ़र होता है भदोही कर दिया जाता है, भदोही ज़िला। और भदोही ज़िला में पहुंचने के बाद में भी ये जो भ्रष्टाचार की सारी पोल होती हैं वो खोलने लगते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं, और महज 4 महीने ही अपना वहाँ पे ये कार्यभार संभाल पाते हैं। उसके बाद इनका फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है श्रावस्ती में, और श्रावस्ती ज़िला में महज ये 3 दिन तक रुकते हैं। 3 दिन के बाद में फिर इनका ट्रांसफ़र वहाँ से करवा दिया जाता है सीधे ललितपुर के लिए। लेकिन ललितपुर जो ज़िला पड़ता है वहाँ पे हालांकि तकरीबन 1 साल तक काम करते हैं, लेकिन इन्हीं के विभागीय जो कर्मचारी होते हैं वो इनके ऊपर सरकार की अनदेखी, सरकार के जो काम होते हैं वो अनदेखी करने का, तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार रूपी अपराध होते हैं इनके ऊपर लगा करके इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड करने के बाद में हालांकि इनको फिर वापस ले लिया जाता है, और जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके बाद में ये गवर्नमेंट के खिलाफ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं। और धरना प्रदर्शन करने के बाद में जब ये खबर वायरल होती है पेपर्स के माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश सत्ते में आती है, उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट होती है सत्ते में आती है, फिर इनको वापस ले लेती है। और वापस लेने के बाद में ये कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट ने हमारी जो मांगे हैं या जो भी काले कारनामे हो रहे हैं समाज कल्याण विभाग में उनकी खिलाफ अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो हम ये जो लखनऊ का निदेशालय है उसके सामने बैठ करके वहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे। और हालांकि गवर्नमेंट जब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है तो लखनऊ का जो निदेशालय है, निदेशालय भवन है, उसके सामने ये मौन अनशन करते हैं। और उसके बाद में ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से एक डॉक्टरों की टीम भेजी जाती है, और डॉक्टरी की जो टीम होती है वो उनको वहाँ से उठाती है, सीधे मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाती है, और इनको मेंटल घोषित कर देती है। और मेंटल घोषित करने के बाद में गवर्नमेंट का ऐसा तल्ख आता है कि उस व्यक्ति का मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं है और वो मानसिक रोगी है। हालांकि इनको मानसिक जो हॉस्पिटल होता है उसमें भी 2-3 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद में इनको वहाँ से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन इसके बाद में जो गवर्नमेंट के समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े सीनियर्स, उनके मन में एक विचार आता है क्यों ना इस व्यक्ति को जो IAS और PCS के बच्चे होते हैं जिनको जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं खाने पीने रहने की, वहाँ इसको क्यों ना भेज दिया जाए। तो ऐसे तकरीबन 9 या 10 सेंटर होते हैं, वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। जो IAS और PCS की तैयारी करते हैं बच्चे और जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद में भी ये और सारे कई जो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी काले कारनामे होते हैं उनके खिलाफ भी ये RTI लगाकर उनकी शिकायतें करने लगते हैं और उनकी जानकारी लेने लगते हैं। लेकिन इसके बाद में इनकी ये प्रक्रिया चल रही होती है और इसी बीच ये कुछ मानसिक डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इसी बीच एक लड़का आता है इनके पास जो IAS और PCS की तैयारी करता है। वो इनसे पूछता है कि सर जिस मैटर और जिस प्रकरण को लेके आप इतना टेंशन में रहते हैं, जिसके लिए शायद आपने स्वयं को नुकसान पहुंचाया, आपने अपनी एक आँख भी खो दी और आपने शायद दोनों हाथों में आपकी चोट भी लगी और हंसता खेलता जो आपका जीवन था वो भी शायद आपने खो दिया, अपने जीवन को भी शायद आपने इतना संघर्षशील बना दिया, लेकिन शायद इसके पीछे सर आपको कुछ मिला और जैसा कुछ होता है उसको होने दो। तो ये बात जब उस बच्चे ने इनसे कही तो ये हंसने लगे और कहे क्यों हमारी मजाक बनाते हो। तो वो कहता है कि सर जैसे क्यों ना जैसे हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सर UPSC की तैयारी क्यों ना करो। तो ये बात उनके मन में चुभ जाती है और उसी दिन से UPSC की जो एक एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करने लगते हैं। और उस तैयारी में ये अपने को तनमन रूप से ये अर्पण कर देते हैं और उसके बाद में
2021 का यूपीएससी का जब रिजल्ट आउट होता है तो इनकी जो रैंक होती है 683 रैंक होती है, और इनको यूपीएससी में के अंतर्गत आईपीएस के कैडर के अकॉर्डिंग इनको आईपीएस का रैंक मिलता है। और 18 फरवरी 2000 इनको रैंक मिलता है। और उसके बाद में इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में ही होती है। और क्योंकि जब इनकी आँख एक चली जाती है, हाथ पैरों में भी चोट लग जाती है, तो विकलांग जो एक कोटा होता है उस कोटे से इनका चयन होता है। और इसमें गवर्नमेंट का एक तल्ख आता है कि इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं भेजा जा सकता, और ये उत्तर प्रदेश में ही रह के अपनी जो आईएएस की सेवाएं हैं वो देंगे। और ठीक इसके पहले 18 फरवरी 2021 को जब इनके ऊपर जब फायरिंग होती है तो अदालत का जो फैसला होता है वो 18 फरवरी 2021 को आता है, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ ये नामजद रिपोर्ट करते हैं। और 4 लोगों के खिलाफ हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं, तो वो सबूत के अभाव में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और 4 जो लोग होते हैं उनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, जिसमें वहाँ की जो निचली अदालत होती है मुजफ्फरनगर की, वो जो उसमें 2 मेन शूटर होते हैं, जिसमें बाबी उर्फ पंकज होता है और एक शूटर होता है प्रलाप, और एक बाबू होता है अशोक और एक बाबू होता है अमित। इनको 10 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और संभवतः इनके ऊपर कुछ आर्थिक दंड रूप से कुछ पैसा का भी अर्थदंड इनको लगाया गया था। और इसके बाद में जब आईएएस के तौर पे इनकी पोस्टिंग सीधे मुजफ्फरनगर ज़िले में होती है, उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर ज़िला होता है, तो वहाँ पे जाने पर ये जब अपना चार्ज लेते हैं, चार्ज लेने के बाद में एक दिन ये ठीक उसी स्थान पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे समाज कल्याण जो ऑफिस होता है और ऑफिसर्स कॉलोनी होती है, ठीक उसी ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट होता है, एक बैडमिंटन प्ले ग्राउंड होता है। और वहाँ पर खड़े होने के बाद में उस एरिया को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्यों आए, एक आईएएस होते हुए यहाँ पे कोई काम भी नहीं था तब भी आप यहाँ पे आए। तो बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे हमारे ऊपर कभी 2009 में हमारे ऊपर तकरीबन 7 फायर की गई थी, और शायद उस क्रम ने और उस वाक़ये ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया, और जिसकी वजह से हमने अपनी एक आँख गंवा दी, और शायद पैर से भी मैं सही रूप से चल भी नहीं सकता, एक कान से सुनाई भी उनको देना बिल्कुल बंद हो गया था, और दोनों हाथों में भी उनके फायर लगे थे, तो उसकी वजह से दोनों उनके जो हाथ होते हैं वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसी कहानी बताते वक्त वो भावुक हो जाते हैं, और अंत में वो कहते हैं कि सबसे दुखद बात हमारे जीवन में ये घटी थी कि हमारे साथ में जब हमारे ऊपर फायर हो रहे थे तो हमारे पड़ोस में ही जो सीओ थे और जो एसडीएम साहब थे वो खड़े थे, और उन्होंने किसी भी प्रकार की हमारी मदद नहीं की थी। हमारे जीवन की सबसे दुखद घटना वही थी। हालांकि उसके बाद में ये जो चार्ज होता है ये संभाल लेते हैं आईएएस का, और अच्छी तरह से अपनी कारकुशलता के साथ में अपना काम करते हैं पूरी ईमानदारी से। और इस कहानी से मित्रों एक सीख तो जरूर मिलती है, अगर जो कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होकर किसी लक्ष्य के पीछे तन मन धन से अगर जो लग जाए तो शायद ईश्वर भी एक दिन कह देता है कि बच्चा इस चीज़ पे तेरा अधिकार है और ये तेरी है। मित्रों, इस घटनाक्रम इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको कष्ट पहुँचे, आपको पीड़ा हो, आप दुखी हों। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग सजग रहें, दूरदर्शी बने और मैच्योर बने। मित्रों, एक आदमी जो स्वस्थ होते हुए भी इसमें 7 फायर किए जाते हैं, एक उसकी आंख भी डैमेज हो जाती है, कान से सुनाना भी उसको बंद हो जाता है, उसके दोनों हाथ इंजर्ड हो जाते हैं, एक पैर उसका इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद भी उसने आईएएस बन के साबित कर दिया कि अगर जो हम में लगन शक्ति है, हम अपने किसी भी कर्म के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो शायद कोई भी चीज़ हमसे दूर नहीं है, और वो शायद हमारे कदमों में ही होती है। बस हमको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।